हेलो एवरीवन, राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंबुज तिवारी है और मैं राव एकेडमी में एमपीजीके का फैकल्टी हूं। आज हम एमपीजीके के स्टार्टिंग में मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देखेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश जो भारत के हृदय में स्थित है, कई नदियों का समूह है, नदियों के मायका, सोयाबीन राज्य के रूप से प्रसिद्ध है, उसका हम फॉर्मेशन देखेंगे कि 1956 में कैसे हमारा मध्य प्रदेश बना, उसके पहले की क्या कहानी थी, 1947 के पहले और 1947 से 1956 और 1956 में कैसे हमारा मध्य प्रदेश किन भागों को मिलाकर बना। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। जब हम मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं बच्चों, तब हम देखते हैं कि जो पार्ट हम 3 पार्ट पे बांटकर पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि हम थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझ पाए कि मध्य प्रदेश आखिरकार निर्मित कैसे हुआ, किन भागों को मिलाकर उसका निर्माण किया गया, कौन कौन से ऐसे भाग थे जिनका अलग अलग पार्ट में फॉर्मेशन किया गया और फिर सभी को मिलाकर एक सुगठित जो है मध्य प्रदेश का निर्माण होता है। तो हम देखेंगे कि 1861 से 1947 के बीच में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है। फिर उसको अगेन हम जब इस 2 पार्ट को बांटते हैं, इस वाले पार्ट को जब हम बांटेंगे तो 2 पार्टों में बांटने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सभी ने आपने सुना होगा कि जो दक्षिण और पूर्वी हिस्सा है मध्य प्रदेश का वो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। फिर हम दूसरे वाले भाग में पढ़ेंगे सेंट्रल इंडिया एजेंसी, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाला भाग था, जिसमें बुंदेलखंड, हम मालवा को देखेंगे, बुंदेलखंड को देखेंगे और हमारा जो विंध्य प्रदेश और ग्वालियर वाला जो रीजन था, ये समस्त क्षेत्र जो है सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से जाने जाते थे। हम इनको देखेंगे कि सेंट्रल इंडिया एजेंसी कैसे बना और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कैसे बना, किन किन क्षेत्रों को मिलाकर बना, इनकी डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या थी, इनका हेड ऑफ स्टेट कौन था। ठीक है, इसके बाद हमारा जब भारत आजाद होता है, कब स्वतंत्रता हमें मिलती है 1947 में, और हम देखते हैं कि जो समस्त रियासतें थी, समस्त रियासतों के राजा थे, उसमें अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना के आधार पर यूनियन ऑफ इंडिया पे जो है विलय कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम उनकी डेट्स देखेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है मध्य प्रदेश को 4 भागों में, जिनमें पार्ट ए, बी, सी और भोपाल स्टेट सेपरेट रियासत के रूप में एग्जिस्ट करती है। फिर हम देखेंगे कि जब फजल अली कमीशन बनता है 1953 में बनता है, तो रिकमेंडेशन के आधार पर वर्ष 1956 में क्या बनाया जाता है, एमपी का फॉर्मेशन, मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन ईयर है। तब 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश क्या होता है, नए राज्य, आधुनिक राज्य के रूप में क्या लेता है, निर्माण लेता है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक एक कर हम डील करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 1861 वाले भाग में चलते हैं कि देखते हैं भाई 1861 जो है ये डेट क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, 1947 तक कैसे हमारा मध्य प्रदेश जो है गवर्न कर रहा था, कैसे एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, हम आते हैं वर्ष 1818 की बात करते हैं। हम जब वर्ष 1818 की बात करते हैं तो हमें याद आता है आंग्ल मराठा युद्ध। जब हम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है तो मराठाओं से जीत जाते हैं। ये कोई एक पूर्ण रूप से युद्ध नहीं था, बल्कि यह था कि पहले ही रियासतों के राजाओं ने जो है 1818 1817 में जो है विलय पत्र की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे रीजन थे जिसे ऑब्टेंड किया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। किससे ऑब्टेंड किया गया, सिंधिया के द्वारा, सिंधिया से, भोसले से और होलकर से। हम देखेंगे कि जो होलकर और भोसले और सिंधिया हैं वो किन किन क्षेत्रों पे राज्य करते हैं। यहां पर जो आप देख रहे हैं सिंधिया का राज्य है, सिंधिया है। ठीक है, हम उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो भोसले वाला पार्ट है वो दक्षिणी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है भोसले का हुआ करता था। ये मराठा के ही पार्ट थे, मराठा राजाओं के ही अंतर्गत जो है रियासतें हुआ करती थी, राजाओं के उनके सरनेम हुआ करते थे, उनके नाम से वो जाना जाते थे। ठीक है ना, मालवा में देखेंगे आप तो होलकर रियासत के बारे में हम सभी पढ़ते हैं बहुत डिटेल में। जब हम राजवंश या रियासतों का अध्ययन करते हैं तब हम होलकर राज्य को देखते हैं। ठीक है, तो होलकरों का शासन जो है मालवा में था, दक्षिण में भोसले का शासन था, और जो है उत्तर, और ये वाला उत्तर भाग हो गया, ये पूर्व हिस्सा, उत्तर पूर्वी हिस्से में जो है सिंधिया का रियासत का जो है भाग हुआ करता था। तो होलकर, सिंधिया और भोसले से जो है ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, क्षेत्रों को क्या कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया, उनसे ले लिया उस क्षेत्र को। और जो है हम देखेंगे कि भोसले के अंतर्गत जो हम अगर जिले वाइज या राज्य वाइज बात करें, उस क्षेत्र वाइज उसके नामों के आधार पर बात करें, जो छत्तीसगढ़, सीजी का मतलब है यहां पर छत्तीसगढ़, और महाकौशल। देखिए महाकौशल का जो नाम है वो आधा छत्तीसगढ़ का हिस्सा है और आधा मध्य प्रदेश का हिस्सा जो है महाकौशल, जबलपुर, कटनी, ये तमाम जो क्षेत्र थे महाकौशल के नाम से जाने जाते थे, जिसके अंतर्गत जो है बालाघाट और मंडला क्षेत्र जो है बृहद रूप से शामिल थे। बालाघाट और मंडला क्षेत्र जो है बृहद रूप से शामिल थे महाकौशल के अंतर्गत। हम सिंधिया पे देखेंगे कि सागर और नर्मदा क्षेत्र जो है, जब मैप की दृष्टि से देखें, जो सागर और नर्मदा क्षेत्र है
हम यहां पर देख लेते हैं कि जो सागर नर्मदा क्षेत्र है यहीं पर देख लेते हैं, आपने सभी ने इसको बना लिया होगा। जब हम ये सागर और नर्मदा वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र देखेंगे ना, तो हम देखे पाएंगे कि जो सिंधिया का इलाका था, जो हम मैप बना हुआ देख रहे हैं कि ग्वालियर से लेके सागर, सागर से लेके नर्मदापुरम जो आधुनिक है नर्मदा क्षेत्र जो है, तो वहां पर शासन किसका था? सिंधिया का बच्चों था। ठीक है, जब हम होलकरों की बात करते हैं तो हमने पहले ही देख लिया मैप में कि होलकरों का जो शासनकाल है वो मालवा में था। ठीक है, इन तमाम क्षेत्रों को जो है वर्ष 1818 में ब्रिटिशर्स के द्वारा ली जाती है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य एक बात है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके एग्जाम दृष्टि से। 1817 मैं यहां पे लिख देता हूं, एक यहां पे लिख देता हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 1817 का जो वर्ष है वहां पर होती है मंदसौर की संधि। मंदसौर की जो संधि है बच्चों, वो किसके साथ होती है? मंदसौर की संधि जो होती है होलकरों के साथ होती है, और इसी संधि के तहत जो है होलकर राज्य को जो है ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाता है। और यहां से कहानी स्टार्ट होती है, कहां के बनने की? सीपी एंड बरार बनने की जो है कहानी स्टार्ट होती है। इन तमाम क्षेत्रों को जो है प्रशासनिक संरचना, प्रशासनिक संगठन में बांधने के लिए, उसका स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए इन क्षेत्रों को ब्रिटिश जो है लेते थे। ठीक है, फिर आगे हम चलकर देखते हैं कि इन क्षेत्रों को लेने के बाद वो कैसे शासन करते थे। ठीक है, तो 1818 दूसरा ईयर जो है 1818 में है, वहां पर होती है कौन सी? ग्वालियर की संधि बच्चों होती है। ठीक है, कौन सी संधि होती है? ग्वालियर की संधि होती है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करेंगे, और ये दोनों ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम इसे डिटेल्ड में जब मध्य प्रदेश की रियासत पढ़ेंगे वहां पर हम डिटेल से इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1818 में कौन सी संधि बच्चों? ग्वालियर की संधि होती है, और किसके साथ होती है? सिंधिया के साथ होती है। किसके साथ होती है बच्चों? सिंधिया के साथ होती है। ठीक है, तो इन सब तमाम पॉइंटों को आप ध्यान रखेंगे जो है 1817 और 1818, और खासकर जो है मैप में ध्यान रखेंगे कि कौन सा एरिया किसके अंतर्गत आता था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 1853 का ईयर। जब हम 1853 की बात करते हैं तो फिर 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। और जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के पहले की बात करते हैं, जब हम उसके मूल कारणों की बात करते हैं, तो उनमें से एक जो कारण था वो कौन सा था बच्चों? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, डलहौजी की हड़प नीति थी, वो उसके तहत जो है 1853 पे बच्चों किसको ऑक्यूपाइड किया जाता है? नागपुर को ऑक्यूपाइड किया जाता है। जब नागपुर को हम ऑक्यूपाइड करते हैं तो जो विदर्भ वाला क्षेत्र है, विदर्भ वाला क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत क्या आता है बेटा? क्या आता है विदर्भ के अंदर? बरार जो क्षेत्र है, बरार क्षेत्र जो है, इंग्लिश पे इसे BRAR लिखते हैं। ठीक है, बरार भी बोलते हैं और हिंदी में बरार पढ़ते हैं। ठीक है, नागपुर वाला क्षेत्र जो है 1853 पे ले लिया जाता है, और क्या किया जाता है? ब्रिटिश क्षेत्र पे जो है मिला लिया जाता है, किसके तहत? लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, व्यापक सिद्धांत था, उसके तहत जो है इसको हड़पा जाता है। तो ये वर्ष 1853 की कहानी हुई। हमने देखा कि भाई जब ग्वालियर, सिंधिया आ गए, होलकर आ गए, भोसले आ गए, हमने नागपुर के क्षेत्र को भी ले लिया है, जहां पे विदर्भ वाला रीजन है, संपूर्ण क्षेत्र हमने 1853 तक ले लिया है। अब आपको पता होगा कि 1858 में जो है क्या किया जाता है? कंपनी के शासन को क्या कर दिया जाता है बच्चों? कंपनी के शासन को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। और किसकी सत्ता आ जाती है? ब्रिटिश के ताज की सत्ता आ जाती है। किसकी सत्ता आती है? ब्रिटिश ताज जो है, ब्रिटिश ताज की सत्ता जो है आ जाती है। ठीक है, वहां की जो महारानी है, वहां की जो क्वीन है, वो शासन करने लगती है डायरेक्टली। जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश संसद जो है, भारत अपने क्षेत्र पे, भारत के क्षेत्र में राज करने लगती है। और हम फिर देखते हैं कि 1861 जो है, जस्ट उसके 2 साल 3 साल बाद जो है क्या पारित होता है? काउंसिल एक्ट पारित होता है, भारत परिषद अधिनियम। कौन सा एक्ट बच्चों? भारत परिषद अधिनियम जो है पारित किया जाता है। यहां पर जो है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम जो है, भारत परिषद अधिनियम जो है कौन सा? 1861। ठीक है, पहली बार जो है भारत परिषद अधिनियम जो है यहीं से बनने की जो है अधिनियम, भारत के नाम से अधिनियम बनने की शुरुआत होती है। इसके पहले जितने एक्ट बनते थे कौन से कहलाते थे? चार्टर एक्ट कहलाते थे। इसे हम हालांकि बाद में देखेंगे, जब पॉलिटी का सेक्शन हम पढ़ेंगे उस पर देखने की कोशिश। अभी तो ये समझिए कि 1861 में मध्य प्रदेश में क्या बदलाव हुए। तो 1861 में इसी अधिनियम के तहत जो है आप ध्यान में रखेंगे कि सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया। सेंट्रल प्रोविंस को क्या किया गया? स्टैब्लिश किया गया। और वो दिनांक क्या थी बच्चों? दिनांक आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण फैक्ट की दृष्टि से होगा 2 नवंबर 1861। जो 2 नवंबर 1861 है वो है क्या? सेंट्रल प्रोविंस बनने की डेट। आप ध्यान में रखेंगे, अगर पूछेगा एग्जाम में कि सेंट्रल प्रोविंस किस दिनांक को बना, किस वर्ष बना, तो 2 नवंबर 1861 को बना है। एक्ट अगर पूछा जाएगा तो भारत परिषद अधिनियम 1861 है। ठीक है, यहां तक की कहानी मैं आशा करता हूं आपको क्लियर होगी। अब हम पढ़ते हैं कि भाई जब ये 1861 में ले लिया गया, इसके पहले ये किसके शासनकाल में हुआ करता था? जो विदर्भ वाला और कौन सा क्षेत्र? जो हमारा बरार वाला क्षेत्र है, ये बरार वाला क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत हुआ करता था बेटा? बरार जो है तो हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद के जो निजाम थे, किसके? हैदराबाद के जो निजाम थे,
उनके अंतर्गत जो है ये हुआ करता था, हैदराबाद निजाम के अंतर्गत आया करता था। और हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत जो है इसको क्या कर लिया गया, विलय कर लिया गया 1861 एक्ट के तहत, लेकिन पूर्ण रूप से उसका अधिग्रहण नहीं किया गया था। देखिए ब्रिटिशर्स क्या करते हैं फिर 1903 पे क्या करते हैं, 1903 में करते ये हैं कि जब यहां पर किसका शासनकाल है बेटा, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल है। पूरे भारत में जो है लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय हैं, ठीक है, गवर्नर है लॉर्ड कर्जन। और उनके शासनकाल पे क्या किया जाता है, 25 लाख की जो है मिनिमम, जो 25 लाख के जो पैसे हैं, 25 लाख का जो लीज है वो दे दिया जाता है। 25 लाख रुपए किसको दिया जाता है, हैदराबाद के निजाम को दिया जाता है। किसको, हैदराबाद के निजाम को दिया जाता है। और इस क्षेत्र को क्या किया जाता है, ब्रिटिश क्षेत्र पे क्या है, मिला लिया जाता है, मर्ज कर लिया जाता है निजाम से, ट्रीटी के द्वारा या निजाम से जो है लीज के द्वारा जो है 25 लाख रुपए में लेने के बाद। लेकिन जब हम देखते हैं कि 1919 का एक्ट आता है, ठीक है, तो अभी तक जो है हैदराबाद के निजाम से जो है तो ये क्षेत्र को ले लिया गया है 1903 में। यहां पर क्या कर लिया गया है, कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर ली गई है। कौन सी प्रणाली बेटा, कमिश्नर प्रणाली, ठीक है, कमिश्नर प्रणाली को क्या कर लिया गया है, लागू कर लिया गया है। और ब्रिटिश कमिश्नर की जो है यहां पर जो है नियुक्ति कर दी गई है, कहां पे, बरार क्षेत्र या सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र में, ठीक है। अभी तक सीपी एंड बरार नहीं बना है, ठीक है, अभी केवल क्या बना है, सेंट्रल प्रोविंस बना है, ठीक है। बरार क्षेत्र जो है अभी भी किसके हाथों में है, हैदराबाद के निजाम के हाथों में है, ठीक है। जब 1919 का एक्ट आता है तो इसके तहत क्या कर दिया जाता है, गवर्नर रूल को लगा दिया जाता है, ठीक है, राज्यपाल के रूल को लगाया जाता है। और जब राज्यपाल का रूल लगता है तो इसका एक फैक्ट ये भी ध्यान रखेंगे कि 1919 का एक्ट है, गवर्नर रूल लागू किया जाता है, लेकिन इसका इन्फोर्समेंट कब होता है, वर्ष याद रखेंगे 1921। 1921 में जो है इन तमाम क्षेत्रों पे क्या किया जाता है, राज्यपाल का शासन लगा दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इसके बाद जो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है 24 अक्टूबर 1936। 24 अक्टूबर 1936 ट्रिपल स्टार लगाइए, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां पर क्या किया जाता है, ट्रीटी साइन की जाती है, संधि हस्ताक्षर किया जाता है। संधि का हस्ताक्षर किया जाता है किसके, हैदराबाद के जो निजाम है, हमारे हैदराबाद के जो निजाम है उनसे क्या किया जाता है, ट्रीटी साइन की जाती है। और क्या किया जाता है, सीपी एंड बरार जो है, बरार को जो है और सीपी को, सेंट्रल प्रोविंस को और बरार को जो है दोनों को मिलाकर क्या कर दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा। और 24 अक्टूबर जो है 1936 को जो है सीपी एंड बरार के बनने की कहानी पूर्ण हो जाती है। जिसको हमने देखा था भाई सेंट्रल प्रोविंस कब बनता है, 2 नवंबर 1861 को बनता है, लेकिन सीपी एंड बरार कब बनता है, 24 अक्टूबर 1936 को बनता है। मैं आशा करता हूं यहां तक जो है आपको बातें क्लियर होंगी, ठीक है। हम देखते हैं कि जब ये सीपी एंड बरार बन जाता है तो भाई वहां पर जो है एक इलेक्टेड हेड को नियुक्त किया जाता है। और वो वर्ष कौन सा है, 1937 में। नाम याद रखेंगे आप, जो है एनबी खरे साहब को जो है इलेक्टेड हेड के तौर पर जो है नियुक्त किया जाता है सीपी एंड बरार। और अगर मैप की दृष्टि से देखें कि भाई मैप की दृष्टि में देखेंगे कि भाई जो सीपी एंड बरार है तो उसका एग्जिस्टेंस क्या था, तो ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र था वो सीपी एंड बरार का आता था। ये कुछ हिस्सा जो है यहां पर जो है छत्तीसगढ़ का भी शामिल था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सीपी एंड बरार का जो है वो क्षेत्र था जो आप मैप में देख पा रहे हैं। तो आपको लोकेशन भी क्लियर हो गई है, संपूर्ण फैक्ट भी, आपको तथ्य की जानकारी भी हो गई। ये बहुत अंदर के तथ्य हैं, ठीक है। इससे ज्यादा तथ्य जो है इन पे नहीं बन सकते। जितने मैक्सिमम फैक्ट हो सकते थे मैंने जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण थे उसको मैं निकाल के यहां पर लाया हूं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी तक क्या बना चुके हैं, सीपी एंड बरार बना चुके हैं, ठीक है। फिर सीपी एंड बरार की कहानी हम बाद में देखेंगे 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है, ठीक है। हम दूसरी बात करते हैं सेंट्रल इंडिया एजेंसी की। यहां पर किसकी बात करेंगे, हमने जो डिवीजन किया था सेंट्रल इंडिया एजेंसी और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है, उसी का हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं, सेंट्रल इंडिया एजेंसी बच्चों, ठीक है। जब हम सेंट्रल इंडिया एजेंसी की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि बुंदेलखंड, बघेलखंड, होलकर, बिंद वाला पार्ट जो ग्वालियर एजेंसी है, इन सभी चारों को मिलाकर जो है सेंट्रल इंडिया एजेंसी का निर्माण होता है। और पहली बार जो ये शब्द है सेंट्रल इंडिया एजेंसी, पहली बार ये शब्द जो है मालवा के लिए जो है प्रयोग किया गया था। कहां पर, 1818 में, जब यहां पर किसका शासन था, मराठा होलकरों का शासन था, मराठा होलकरों का शासन था। तो पहली बार जो है सेंट्रल इंडिया एजेंसी जो है इनके लिए प्रयोग किया गया था। लेकिन इसका ऑफिशियली जो है, ऑफिशियली अब अगर हम देखें, ऑफिशियली जो फॉर्मेशन होता है बच्चों वो कब होता है, 1854 में जो है सेंट्रल इंडिया एजेंसी बनती है, सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मेशन आप ईयर याद रखेंगे 1854। अब हम देख लेते हैं कि भाई इसको बनाया कैसे गया, किन किन क्षेत्रों को मिलाकर जो है इसको बनाया गया। तो हम देखते हैं कि जो बुंदेलखंड का रीजन है हमारा, बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड और तीसरा जो है मालवा, इन तीनों को अगर मिला लिया जाता है तो क्या बन जाता है, इंडिया एजेंसी बन जाती है। कौन सी, इंडिया एजेंसी। हम याद रखेंगे कौन सा, बघेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा, ठीक है। मैप की पिक्चराइजेशन करेंगे तो उस पर देखेंगे कि ये क्या बन जाता है, इंडिया एजेंसी बन जाता है। अभी भी एक पार्ट बचा हुआ है, कौन सा, ग्वालियर एजेंसी। तो देखिए इंडिया एजेंसी प्लस ग्वालियर एजेंसी को मिलाकर क्या कर दिया जाता है, मिलाया जाता है, तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी बन जाती है, ठीक है। और उसका फॉर्मेशन ईयर क्या है, 1854 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम आगे चलते हैं, सेंट्रल इंडिया एजेंसी हम बना चुके हैं, ठीक है।
हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ये हैं तो देखते हैं कि जब ये दोनों पार्ट बन जाते हैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार और सेंट्रल इंडिया जर्सी, तो हमने देखा कि वहां पर इलेक्टेड हेड आ जाते हैं 1937 में, ठीक है, कौन, एनबी खरे। उसके पहले की भी कहानी आपको क्लियर हो चुकी है, लेकिन हम सेंट्रल इंडिया एजेंसी की बात कर रहे हैं, सीआईए की बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे गवर्न किया जाएगा, प्रशासनिक दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से जो है इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। तो हम रेगुलेट के बेस पे देखेंगे भाई, 2 प्लेसेस पे क्या कर दिया गया है, ब्रिटिश रेजिडेंट रख दिया गया है, और वो 2 स्थान कौन कौन से हैं बेटा, इंदौर और ग्वालियर। और इंदौर में पहली बार जो है आर हैमिल्टन को जो है पहली बार जो है रेजिडेंट नियुक्त किया जाता है, रेजिडेंट के नियुक्त किया जाता है, ठीक है। पहली बार जो है इंदौर में जो है पहली बार जो है रेजिडेंट की नियुक्ति की जाती है, जिनका नाम क्या था, आर हैमिल्टन नाम था, इंदौर क्षेत्र में, ठीक है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ग्वालियर क्षेत्र में भी रेजिडेंट को नियुक्त किया गया था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपसे पूछा भी जाएगा बहुत अंदर जाके फैक्ट, तो केवल ये वाला फैक्ट पूछा जाएगा। आप बस तो ध्यान रखना है कि भाई इंदौर और ग्वालियर को जो है रेजिडेंसी घोषित किया गया था, वहां पर जो है ब्रिटिश रेजिडेंट के द्वारा जो है शासन हुआ करता था, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि भाई ये डेट भी याद रखेंगे कि पूछा जा सकता है भाई सेंट्रल इंडिया एजेंसी से जो है ग्वालियर कब जो है सेपरेट हो गई थी, तो वो ईयर क्या था बेटा, 1911 था, जब ग्वालियर एजेंसी क्या हो गई, सेपरेट हो गई, ठीक है। अब सेपरेट हो गई तो कौन सा बच गया भाई, जो है मालवा बच गया, बुंदेलखंड और बघेलखंड, ये तीनों अलग हो गए, और ग्वालियर एजेंसी जो है अलग हो गई, ये 3 एक साइड और ग्वालियर एजेंसी जो है एक साइड। अब हम देखते हैं कि जब ग्वालियर एजेंसी सेपरेट हो जाती है, तो फिर देखते हैं कि आजादी तक जो है, आजादी के बाद इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, ये किसके साथ विलय होकर कौन सा पार्ट बनाती है, ठीक है। यहां तक की पिक्चर क्लियर है, ठीक है, सारे फैक्ट क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कि जब हमारा भारत जो है क्या आजाद होता है, कब आजाद होता है, 1947 में आजाद होता है, और 1947 से 1956 तक हम देखते हैं कि भाई कैसे पूरा भारत जो है 4 पार्ट में डिवाइड था बच्चों, 4 पार्ट में। हालांकि जब हम भारत का जब पुनर्गठन जब हम बात करते हैं, जब पॉलिटी पढ़ेंगे, तब वहां पर हम इन पार्ट की बात करेंगे। आपने पढ़ा भी होगा ABCD, ABC में अलग राज्य थे, डी पार्ट में जो है अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था। उन्हीं ABC पार्टों में जो है, उन्हीं ABC पार्टों में से जो है अपने मध्य प्रदेश का भी पार्ट आता है। तो हम जब देखते हैं कि 4 डिफरेंट जो है 4 विभिन्न भागों में जो है, 4 विभिन्न भागों में जो है मध्य प्रदेश को क्या किया जाता है, बांटा जाता है। और सबसे पहले उनमें से हम देखेंगे सीपी एंड बरार, जो कि पहले ही बन चुका है, 24 अक्टूबर 1936 को बन चुका है। और जब बन चुका है तो भाई हम देखेंगे कि इसको जो है ये मध्य प्रदेश और नागपुर छत्तीसगढ़ ये वाला एरिया है, दक्षिणी वाला एरिया है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के पार्ट ए में रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, पार्ट ए में रखा जाता है। और जब पार्ट ए में रखा जाता है तो हम क्षेत्र देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का रीजन, विदर्भ का रीजन और महाकौशल का रीजन, जिसमें हम देख चुके हैं कि मंडला बालाघाट जो है, मंडला और बालाघाट का जो रीजन है बच्चों, बालाघाट का जो रीजन है वो आता था, उसमें जो है शामिल थे, ठीक है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि सीएम कौन थे। सीएम बच्चों कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो थे तो वो क्या थे, सीएम यहां के थे। गवर्नर कौन थे, ई राघवेंद्र राव थे, ई राघवेंद्र राव थे। ई राघवेंद्र राव कौन थे, गवर्नर थे, ठीक है, हमें ध्यान में रखना है। फिर हम ध्यान देते हैं कि भाई रियासतें इसमें कितनी थी बच्चों, इसमें रियासतें कितनी थी, जल्दी फटाफट बताइए। 15 रियासतें थी, ठीक है, 15 रियासतें थी यहां पर, ठीक है। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है मकड़ाई। मकड़ाई रियासत की जब हम बात करते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि जो मकड़ाई रियासत है वो आधुनिक मध्य प्रदेश में किसका भाग है, एकमात्र रियासत जो है सीपी एंड बरार की शामिल है, और जो हरदा जिले के अंतर्गत आती है। हरदा जिले के अंतर्गत जो है मकड़ाई रियासत अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई एकमात्र ऐसी रियासत जो सीपी एंड बरार की, जो कि मकड़ाई है, वो आधुनिक मध्य प्रदेश के कौन से जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। हम जब आगे देखते हैं, लेकिन उसके पहले एक और देख लेते हैं कि भाई ये जो रेगुलेशन किया गया 1948 के एक्ट के तहत किया गया, सीपी एंड बरार जो एक्ट बनता है 1948 बनता है, तो कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कि जो एक्ट है वो कौन सा था, 1948 का एक्ट था, सीपी एंड बरार एक्ट। सीपी एंड बरार जो है एक्ट था, सीपी एंड बरार जो है एक्ट था 1948 के तहत, जिसको जो है ये रेगुलेट करके बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे बी पार्ट के अंतर्गत जो है मध्य भारत को हम देखेंगे, उसका जो फॉर्मेशन है कौन सा, जो सीपी एंड बरार का जो है 1948 का एक्ट जो है 1948 में ही लागू होता है, और उसके तहत जो है वहां पे शासन किया जाता है। पंडित रविशंकर शुक्ल को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है, ई राघवेंद्र राव जो है गवर्नर बनते हैं। हम देखते हैं कि मध्य भारत का जो पार्ट है, मध्य भारत पार्ट बी के अंतर्गत रखा गया। और हम देखेंगे कि जो ग्वालियर एजेंसी जो है 1911 में जो है सेंट्रल इंडिया एजेंसी से जो है सेपरेट हुई थी, तो अब वो जो है ग्वालियर एजेंसी जो है, यही ग्वालियर एजेंसी जो है बेटा किसके साथ मिलके, ग्वालियर एजेंसी जो है बेटा किसके साथ मिलके, मालवा के साथ, मालवा यूनियन के साथ, मालवा एजेंसी के साथ मिलकर कब 28 मई 1948 को जो है मिलकर क्या कर लेती है, मध्य भारत जो है, मध्य भारत जो है क्या बना लेती है, मध्य भारत स्टेट बन जाता है, ठीक है। जब मध्य भारत स्टेट बनता है तो भाई वहां पर हेड ऑफ स्टेट भी की नियुक्ति की जाएगी कि नहीं की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। हेड ऑफ स्टेट जो है यहां पर 2 बनाए गए, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट किसको किसको बनाया गया बेटा, पहले जो हेड ऑफ स्टेट बनाए गए वो क्या बनाए गए,
यहां पर जीवाजीराव सिंधिया जी को बनाया गया। जीवाजीराव सिंधिया जो है, जीवाजीराव जो सिंधिया जी हैं, उनको हेड ऑफ स्टेट बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक हेड ऑफ स्टेट बना दिया गया, एक जो है उप राज्य प्रमुख बनाए जाएंगे। उप राज्य प्रमुख किसको बनाया जाता है? उप राज्य प्रमुख जो है, उप राज्य प्रमुख जो होता है, डिप्टी हेड ऑफ स्टेट जो है किसे बनाया जाता है? वो बनाया जाता है किसे? यशवंत राव होलकर जी को। यशवंत राव होलकर, ठीक है, यशवंत राव होलकर, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये दोनों ही फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर ये डेट 28 मई 1948 को मध्य भारत का जो है गठन होता है, ग्वालियर एजेंसी और मालवा यूनियन को मिलाकर, ठीक है। पार्ट बी का हिस्सा है, और जो है राज्य प्रमुख ये दोनों लोग थे। जो मेन राज्य प्रमुख थे जीवाजीराव सिंधिया, डिप्टी जो हेड ऑफ स्टेट थे यशवंत राव होलकर। हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में सीएम कौन थे, चीफ मिनिस्टर कौन कौन हुए। देखिए चीफ मिनिस्टर में आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको नंबरिंग से याद रखना है कि इस क्षेत्र में जो है 5 लोग जो है 1956 के पहले, बेटा 1956 राज्य पुनर्गठन के पहले जो है 5 लोगों ने शासन किया। पहले नंबर पे लीलाधर जोशी आते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पर क्या इसको मिलता है, सेठ भी लिखा मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने ऑफिशियल साइट से चेक किया है, लीलाधर जोशी जी ही हैं जो 1948 में जो है, मई 1948 में जब बनता है मध्य भारत, तब जो है इनको लीलाधर जोशी को क्या बनाया जाता है? चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। इसके बाद जो है गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी को जो है, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय जी को क्या कर दिया जाता है? सीएम बनाया जाता है। और ये कब बनते हैं सीएम? मई 1949 में बनते हैं। इसके इस्तीफा देने के बाद जो है उनको जो है किसको बना दिया जाता है? तख्तमल जैन साहब को बनाया जाता है 1950 में, ठीक है। तख्तमल जैन साहब जो है इस्तीफा दे देते हैं, और मिश्री लाल गंगवाल जो है 1952 में। अच्छा, मिश्री लाल गंगवाल क्यों बनते हैं? ध्यान में रखिएगा, ये स्टार मैं यहां पे लगा देता हूं, ये ईयर और ये चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखेंगे कि भाई पहली बार जो है जब चुनाव हुए, पहली बार जो जनरल असेंबली का इलेक्शन होता है, पहली बार जब चुनाव होते हैं, उसके तहत जो है कब होते हैं चुनाव? 1951-52 में होते हैं चुनाव। उसी के तहत जो है क्या बनाया जाता है? सीएम बनाया जाता है किसको? मुश्री लाल गंगवाल को जो है। इसके बाद जो है 1955 तक उन्होंने शासन किया, और फिर जो है इस्तीफा दे दिया, और किसको बना दिया जाता है? तख्तमल जैन को जो है 1956 या यूं कहें 55-56 में जो है बनाया जाता है सीएम तख्तमल जैन को। तो याद रखेंगे कि राज्य पुनर्गठन के समय जो है, राज्य पुनर्गठन के समय जो है मध्य भारत के जो है बेटा सीएम कौन थे? राज्य पुनर्गठन के समय जो है सीएम थे तख्तमल जैन, और जब गठन हो रहा था तब तक कौन थे? लीलाधर जोशी थे, ठीक है। और पहली बार जो इलेक्शन की तहत जो है सीएम कौन बने थे? वो मिश्री लाल गंगवाल थे, ठीक है, 1952 से लेकर 1955 तक, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों की कैपिटल कौन कौन सी थी। कैपिटल इसकी 2 थी, कौन कौन सी? इंदौर और ग्वालियर, ठीक है। इंदौर और ग्वालियर थी, ठीक है, ग्वालियर, ठीक है। जो समर कैपिटल थी, जो समर कैपिटल इंदौर थी। गर्मी के दिनों में जो है इंदौर हुआ करती थी, और जो है ठंड के दिन में जो है विंटर सीजन में बेटा जो है विंटर सीजन में ग्वालियर हुआ करती थी। और ये दोनों ही जो राजधानियां हुआ करती थी 6-6 महीने के लिए हुआ करती थी। किसके लिए? 6-6 मंथ के लिए हुआ करती थी, ठीक है। हम आगे बढ़े, यहां तक हमने फैक्ट को देख लिया है मध्य भारत के जो बना था हमारा, किसको? ग्वालियर एजेंसी और मालवा यूनियन को मिलाकर। हम देखते हैं विंध्य प्रदेश की। जब हम विंध्य प्रदेश की बात करते हैं बच्चों, तो देखते हैं ये किसका पार्ट हुआ करता था? पार्ट सी का पार्ट हुआ करता था, पार्ट सी का पार्ट हुआ, ठीक है। लेकिन उसके पहले जो है हम देखते हैं यहां पर 1948 से 1950 लिखा है, ये पहले पार्ट बी का हिस्सा हुआ करता था। किसका? जब हम देखते हैं 1948 में जब ये बनता है, 1950 में जब अलग होता है, कौन कौन से क्षेत्रों को मिलाकर बेटा बनता है? दोनों क्षेत्र लिखे हुए हैं, बुंदेलखंड, ठीक है। जो बुंदेलखंड का बेटा हिस्सा है, बुंदेलखंड का जो हिस्सा है, प्लस जो है बेटा बघेलखंड का जो हिस्सा है, इन दोनों क्षेत्रों को जो है मिलाकर जो है विंध्य प्रदेश बनाया जाता है। और 1948 से 1950 तक जो है ये पार्ट बी का हिस्सा यानी मध्य भारत के क्षेत्र का अंतर्गत आता था। लेकिन जो है 25 जनवरी 1950 को जो है पार्ट सी के अंतर्गत जो है इसको शामिल कर दिया जाता है। पार्ट सी एक नया पार्ट जो है बनाकर जो है, जो पहले से भी भारत के जो एबीसी पार्ट बने थे उसी के सी पार्ट के अंतर्गत जो है इसको क्रिएट करके जो है रख दिया जाता है विंध्य प्रदेश को, ठीक है। इसकी डेट याद रखेंगे कि भाई जब 1948 में ये बना तो इसकी डेट क्या थी बेटा? इसकी डेट क्या थी? 12 मार्च 1948, ठीक है। 12 मार्च याद रखेंगे 1948 बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर बनाया गया। हेड ऑफ स्टेट जो है राज्य प्रमुख के तौर पर जो है किसको बनाया गया? मार्तंड सिंह जूदेव, इनका पूरा नाम था मार्तंड सिंह जूदेव, जो वहां के राजा थे, उनको जो है हेड ऑफ स्टेट बना दिया जाता है। और इसे 2 भागों में भी डिवीजन किया जाता है बेटा। 2 भागों में डिवीजन कौन कौन सा? बुंदेलखंड और दूसरा बघेलखंड, क्योंकि इसमें दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया था। दोनों प्रशासनिक संरचना को मजबूत करने के लिए, प्रशासनिक दृष्टि से कंट्रोल करने के लिए जो है 2 भागों में बांटा जाता है। बुंदेलखंड जिसकी राजधानी जो है किसको बनाया जाता है? नौगांव जो है छतरपुर के अंतर्गत आती है, जहां हम पढ़ते हैं तापमान भी ज्यादा रहता है। और दूसरा जो है बघेलखंड के अंतर्गत बेटा हम पढ़ते हैं रीवा को रखा जाता है। इन दोनों क्षेत्रों के लिए जो है क्या बनाया जाता है? सीएम बनाए जाते हैं। और नौगांव क्षेत्र के लिए जो सीएम बनाए जाते हैं बेटा, वो याद रख लीजिए और लिख लीजिए कि कामता प्रशासक सेना जो है, कामता प्रशासक सेना को जो है सीएम बनाया जाता है
ठीक है, नौगांव क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र को देखभाल के लिए प्रशासनिक संरचना की दृष्टि से। ठीक है, वही रीवा जब हम बात करते हैं, बघेलखंड की बात करते हैं, तो यहां पर बेटा किसको बनाया जाता है? अवधेश प्रताप सिंह को, जो एपीएसयू जो हम क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, इन्हीं के नाम पर रखी गई है, अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। ठीक है, अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया था विंध्य प्रदेश बघेलखंड क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो यहां तक ये फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या फैक्ट है। ठीक है, और हमने देखो पढ़ लिया था कि भाई जो है कब चुनाव होते हैं, 1951 और 52 में जो है कौन से प्रथम चुनाव होते हैं, जनरल असेंबली होती है जब संविधान लागू होने के बाद, और वो चुनाव के तहत जो है पहले सीएम बनने वाले जो बघेलखंड क्षेत्र या विंध्य प्रदेश या पार्ट सी क्षेत्र के जो है, पार्ट सी क्षेत्र के जो सीएम बने वो कौन बने? शंभुनाथ शुक्ला जी बने। ठीक ना, चीफ मिनिस्टर कब बनते हैं? 2 अप्रैल 1952 को। और हेड ऑफ स्टेट जो है अभी भी कौन है? अब बना दिए गए हैं किसको? अवधेश प्रताप सिंह को। ठीक है, अवधेश प्रताप सिंह को। ठीक है, तो ये ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे। ठीक है, अवधेश प्रताप सिंह को। ठीक है, शंभुनाथ शुक्ल जी जो है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे तो किसको देखेंगे भाई? हमारा जो भोपाल स्टेट है, जो हमारे मध्य प्रदेश की आधुनिक राजधानी है, देखेंगे कि भोपाल स्टेट पहले कैसे था, किसका शासन था? यहां पर मुस्लिम शासन था बेटा। ठीक है, भोपाल रियासत जो है अकेली ऐसी रियासत थी जिसे क्या रखा गया था? पृथक रखा गया था। ध्यान रखेंगे किसे कैसा रखा गया था? पृथक रखा गया था। ठीक है, पृथक रूप से इसको जो है रखा गया था। जो नवाब हमीदुल्ला खान थे, नवाब हमीदुल्ला खान, नवाबों की नगरी भोपाल कही जाती है, नवाब हमीदुल्ला खान के अंतर्गत प्रशासनिक क्षेत्र में शामिल था। इसे जो है वर्ष 1949 1 जून 1949 को क्या कर दिया जाता है? भारत संघ में जो है विलय कर दिया जाता है। भारत संघ में जो है विलय कर दिया जाता है। ठीक है, भारत संघ में जो है विलय कर दिया जाता है। और हेड ऑफ स्टेट किसे बनाया जाता है? हमीदुल्ला खान जी को ही बनाया जाता है। हमीदुल्ला खान को ही बनाया जाता है। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ कमिश्नर किसे बनाया जाता है? एनबी खरे जी को, एनबी बनर्जी जी को बनाया जाता है। किसको? एनबी बनर्जी जी को बनाया जाता है। ठीक है, पहले तक जो है इसमें यहां पर कमिश्नरेट सिस्टम रखा जाता है, चीफ कमिश्नरेट सिस्टम रखा जाता है। जब जो है 1948 पे जो है 1 जून 1949 को जो है भोपाल रियासत का जो है कहां पर विलय किया जाता है? भारत संघ में विलय किया जाता है, अखिल भारत संघ की बनने की जो है परिकल्पना के तहत। ठीक है, यहां तक आपको फैक्ट क्लियर होंगे। अब आती है कौन सी? 20 मार्च जो है 1952। देखिए बच्चों, वही बात हो गई कि 1951 और 52 में जो है जनरल असेंबली के इलेक्शन होते हैं और सभी क्षेत्रों के जो है सीएम जो है बदल जाते हैं। तो हम सीएम की जब बात करते हैं बेटा, तो सीएम कौन बन जाते हैं? यहां पे शंकर दयाल शर्मा जी बन जाते हैं। कौन? शंकर दयाल शर्मा जी बन जाते हैं। शंकर दयाल शर्मा जी को जो है सीएम बना दिया जाता है भोपाल का। और जो है कैपिटल जो है, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्लाम नगर जो है, इस्लाम नगर जो है पुराने भोपाल, ओल्ड सिटी के भोपाल में जो है स्थित है। और इसका आधुनिक नाम जो कर दिया गया है बच्चों, क्या कर दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, जगदीशपुर कर दिया गया है। जगदीशपुर जो है कर दिया गया है। ठीक है, जगदीशपुर जो है इस्लाम नगर का नाम कर दिया गया है, जिसमें देख कहा जाता है कि जो मोहम्मद खान थे उन्होंने भी शासन किया था। तो यहां तक जो है भोपाल रियासत का जो है फैक्ट था। बहुत कुछ ध्यान में आपको नहीं रखना है, केवल डेट याद रखनी है, सीएम याद रखने हैं। पहली बार असेंबली का चुनाव जो है बनकर जो जनरल इलेक्शन के चुनाव होते हैं पूरे भारत में, उसके तहत सीएम कौन बनते हैं यह ध्यान रखना है। चीफ कमिश्नर जो है कौन उस टाइम पे नियुक्त किए गए थे, और हेड ऑफ स्टेट जो है किसे बनाया गया था? रियासत का जो प्रमुख है उसे कौन सा ब्रिटिशर्स के अंतर्गत, या फिर यूं कहें कि जब भारत जो है आजाद हो जाता है तो भोपाल रियासत किसके अंतर्गत काम करती है? हमीदुल्ला खान जी को ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई कि जब 1956, अब देखिए ये तमाम तरीके के जो हमने डिस्कशन किए 1947 से लेकर जो है 1956 तक का हमारा डिस्कशन था। अब हम आते हैं कि भाई जो पुनर्गठन की असली कहानी है, इन तमाम 4 भागों को बांटने के बाद और 1947 1956 पे शासन करने के बाद जो है अब हमें 1956 में पुनर्गठन की जरूरत पड़ी। आपने देखा होगा कि 1953 में जो है आंध्र प्रदेश जो है राज्य बनाया जाता है भाषा के आधार पर, है ना। ऐसे तमाम क्षेत्र हुए जिन्हें जो है महसूस की जाने लगी कि भाई हमें राज्यों में इसे बांट देना चाहिए, एक बृहद पार्टों का निर्माण करना चाहिए जो प्रशासनिक भाषाई आधार पर होने चाहिए। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, जब हम राज्यों का निर्माण पढ़ते हैं पॉलिटी में तब उसको देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है मध्य प्रदेश के बारे में देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें वहां पर देखना जरूरी ये हो जाता है कि जो फजल अली कमीशन था उसी के आधार पे तो बेटा जो है 1956 पे क्या होता है, राज्य का पुनर्गठन होता है। तो थोड़ा सा हम उसका परिचय देख लेते हैं, हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पॉलिटी वाले सेक्शन पे, पर यहां पर भी हम जो है देख लेते हैं। 1953 पे बेटा क्या होता है, फजल अली कमीशन का जो है गठन होता है। वो डेट क्या है, डेट याद रखेंगे 22 दिसंबर 1953। 1953 पे जो है फजल अली कमीशन जो है, फजल अली जी जो है इस कमीशन के क्या है, अध्यक्ष हैं, ठीक है। फजल अली जी क्या है, अध्यक्ष बनाए गए हैं इस कमीशन को। और 1955 पे जो है बेटा क्या होती है, रिपोर्ट सौंपी जाती है, रिपोर्ट सौंपी जाती है सितंबर 1955 पे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इस कमीशन का सदस्य कौन कौन थे। पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू,
पहले सदस्य थे, 2 सदस्य थे हमारे टोटल, ठीक है। लिख लेंगे कि टोटल कितने सदस्य, 2 थे, जिनमें से एक कौन थे, हृदयनाथ खुजरो, दूसरे कौन थे, के.एम. पणिक्कर। के.एम. जो है पणिक्कर जो है ये सदस्य थे, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये दोनों सदस्य हुआ करते थे। इतना जो है इसका थोड़ा सा एक परिचय है फजल अली कमीशन का। डेट याद रख लेंगे, रिपोर्ट याद रखेंगे और उनके मेंबर और अध्यक्ष का नाम याद रख लेंगे, आपका काम हो जाएगा यहां पे, ठीक है। कुछ सिफारिशें भी दी गई, जब ये भाई कमीशन बनेगा तो राज्यों को गठन करने के लिए सिफारिशें देगा। संपूर्ण भारत में जो है इसने क्या कहा, संपूर्ण भारत को क्या कहा कि भाई 16 राज्य और 3 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में बांट दो भाई, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में क्या कर दो, डिवीजन कर दो, 16 स्टेट और 3 केंद्र शासित प्रदेश। उसी में से एक क्या था बेटा, एमपी था। उसी में से क्या था, एक मध्य प्रदेश बना, ठीक है। और उसी में से एमपी के कैपिटल के लिए जब मध्य प्रदेश के डिवीजन करके जो है इन सभी को समेकन करके जो डिवीजन के रूप में जो विकृत था 4 पार्टों में, 3 पार्ट वो एबीसी और 1 पार्ट भोपाल रियासत, उनको सभी को समेकित करके सभी को इकट्ठा करके एक स्टेट बनाया जाना था, क्योंकि 16 राज्य और 3 यूटी की रिकमेंडेशन थी। हालांकि मानी गई कि नहीं मानी गई हम आगे वाली स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है, कि कैसे इसको मानते हैं, क्या संशोधन किया जाता है। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई मध्य प्रदेश जब राज्य बनेगा तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होनी चाहिए, जबलपुर होनी चाहिए, जबलपुर होनी चाहिए। हम देखते हैं कि भाई रिकमेंडेशन क्या थी, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी की रिकमेंडेशन जबलपुर को रखी गई। लेकिन आपको सभी को पता है कि राजधानी किसको बनाया गया, भोपाल को बनाया गया। हम आगे स्लाइड पे जो है क्लियर करते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड का इतना फैक्ट था, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट के लिए, ठीक है। हम देखते हैं कि भाई जो है रिकमेंडेशन को संशोधित करके क्या कर दिया गया, रिकमेंडेशन का संशोधन किया गया यहां पे। और क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा जो है संशोधन करके क्या कर दिया गया, 14 राज्य और 6 यूटी पे संपूर्ण भारत को जो है बांट दिया गया। संपूर्ण भारत को जो है बेटा क्या कर दिया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित 6 यूनियन टेरिटरी पे जो है बांट दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसी में से 1 नवंबर 1956 को क्या करते हैं, मध्य प्रदेश का जो है गठन कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश का गठन जो है 1 नवंबर 1956 को कर दिया जाता है, जिसमें उस टाइम पर कितने 43 डिस्ट्रिक्ट और 9 संभाग थे बेटा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 9 संभाग और 43 डिस्ट्रिक्ट जो है 1 नवंबर 1956 की स्थिति में थे, जब मध्य प्रदेश जो है, जो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ राज्य को भी मिलाकर कहा जाता था, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि 43 जिले, 9 डिवीजन और संपूर्ण भारत में जो है 14 राज्य और 6 यूटी को किया जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि भाई जो है इसकी कैपिटल को क्या कर दिया जाता है, कैपिटल जो है किसे बनाया जाता है बेटा, कैपिटल जो है किसे बनाया जाता है, भोपाल को बनाया जाता है। और किसकी रिकमेंडेशन पर बेटा, किसके पसंद पर, हमारे प्रधानमंत्री जो है पीएम उस टाइम पर थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, नेहरू की जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की रिकमेंडेशन पर, उनकी पसंद पर, उनके सिफारिशों के आधार पर जो है भोपाल को राजधानी बनाया जाता है मध्य प्रदेश की, जबकि रिकमेंडेशन जो है फजल अली कमीशन की किसकी थी, जबलपुर की थी, ठीक है। तो कुछ चेंजेस थे, इनको ध्यान में रखना है। वहीं पर हम देखेंगे फजल अली कमीशन में क्या कर दिया, उसके तहत पर जो है रिकमेंडेशन के तहत पर जो है राज्यों के, जब राज्य बनाए जाते हैं तो राज्यों के लिए एक एक्ट पारित किया गया, ठीक है, संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के तहत, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था, तो बनता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है के समय जो है कौन प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे प्रधानमंत्री थे। प्रेसिडेंट कौन थे बेटा, ध्यान में रखना है, राजेंद्र प्रसाद जी जो है प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और ये संविधान संशोधन जो है कौन से नंबर का था, 7वें नंबर का, 7वां संविधान संशोधन था बेटा, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन था। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल के तहत, 3 और 4 जो है आर्टिकल, हमारा संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसके तहत जो है पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 जो है पारित किया गया। सीरियल नंबर आप याद ध्यान रखेंगे बेटा, 1937 जो 37 नंबर का जो है सीरियल नंबर है, ठीक है, सीरियल नंबर जो है 37 है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है, ये सारे तमाम फैक्ट जो है ध्यान में रखेंगे 1956 की दृष्टि से। हम देखते हैं कि जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है लागू होता है और मध्य प्रदेश को जो है बनाया जा रहा होता है, तो कुछ जो है परिवर्तन किए जाते हैं। जो पिछला हमने पार्ट ए बी सी पढ़ा था, परिवर्तन किए जाते हैं पार्ट ए बी सी में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट ए, जिसे बच्चों पता है किसी के नाम से जाना जाता था, अपने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया है, सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। उसमें जो है बेटा पार्ट ए में जो है टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 22 डिस्ट्रिक्ट थे, 22 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, जिनमें से 8 डिस्ट्रिक्ट, ये जितने 8 डिस्ट्रिक्ट हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट नाम लिखे हुए हैं, बुल्ढाना, अकोला, यवतमाल, अमरावती और वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं बच्चों, 8 डिस्ट्रिक्ट को किसे दे दिया जाता है, हैंडेड ओवर किसे कर दिया जाता है, हैंडेड ओवर किसे कर दिया जाता है, बंबई स्टेट को, ठीक है। किसे, बंबई स्टेट को जो है, बंबई स्टेट को जो है दे दिया जाता है, ठीक है।
बंबई स्टेट को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। शेष जो है इनमें से 8 देने के बाद जो है 14 बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं, 14 बच जाते हैं। और इसे कहां मिला लिया जाता है, मध्य प्रदेश में जो है, आधुनिक मध्य प्रदेश जो है 1956 में जब बना वहां पर मिला लिया जाता है संपूर्ण सीपी एंड बरार को। तो ध्यान में रखना है, केवल यही पूछा जाता है कि इन 8 डिस्ट्रिक्ट मिलाए गए उनमें से कौन सा जो है था नहीं था, ऐसे ऑप्शन करके पूछ लेता है। तो इन 8 डिस्ट्रिक्ट को आपको ध्यान में रखते हैं, ये विदर्भ के रीजन थे, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र का जो विदर्भ का रीजन है, ये सभी डिस्ट्रिक्ट उसके अंतर्गत आते थे, जिसे बंबई स्टेट को जो है हैंडेड ओवर कर दिया गया, दे दिया गया, ठीक है। तो पार्ट ए में परिवर्तन जो किया गया ये वाला ध्यान में रखना है। और संपूर्ण जो बाकी रेस्ट सीपी एंड बरार था उसको मध्य प्रदेश में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो पार्ट बी में चेंजेस हुए, जिसे हम मध्य भारत के नाम से बच्चों जानते थे, पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से जानते थे। जो हमारा मालवा का रीजन था, बुंदेलखंड का रीजन था, वो मध्य भारत का पार्ट था। यहां पर लिखा हुआ है एक वर्ड सुनेल टप्पा। सुनेल टप्पा क्षेत्र जो है पहले किसके अंतर्गत आता था, भानपुर जो है, ध्यान में रखेंगे, भानपुर तहसील के अंतर्गत आता था बच्चों, भानपुर तहसील के अंतर्गत आता था। और जो डिस्ट्रिक्ट, आधुनिक डिस्ट्रिक्ट है, वो किसके अंतर्गत आता था, मंदसौर के अंतर्गत। जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत जो है ये सुनेल टप्पा नाम की जगह है। और ये जगह जो है तहसील की बात करें तो भानपुर तहसील के तहत जो आता था, जिसे किसे दे दिया गया बेटा, इसको दे दिया गया राजस्थान को दे दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो है राजस्थान को दे दिया गया, ठीक है, राजस्थान को दे दिया गया, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, राजस्थान को जो है दे दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, राजस्थान को दे दिया गया सुनेल टप्पा, ठीक है। और इसके डिस्ट्रिक्ट और तहसील को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक वैसा ही एक सिरोंज था जो आधुनिक विदिशा जिले का भाग है। आधुनिक विदिशा, सिरोंज जो है विदिशा जिले का भाग है, विदिशा जिले का भाग है, ध्यान में रखेंगे। इसके अंतर्गत एक हमने फैक्ट भी पढ़ा है, आपने पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे एमपीपीएससी का, इससे संबंधित एक फैक्ट भी पूछा गया था। फिलहाल सिरोंज जो है पहले जो है टोंक राजा जो है, टोंक राजा जो है राजस्थान के जो राजा हैं, टोंक रियासत वहां पर हुआ करती थी जो राजस्थान के अंतर्गत आती थी। उसके अंतर्गत जो है सिरोंज जो क्षेत्र था टोंक राजा के अंतर्गत आता था, ठीक है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाई किया गया कि हम अदला बदली कर लेते हैं। सुनेल टप्पा को आप ले लीजिए, जो भानपुरा तहसील मंदसौर के अंतर्गत आता था, तो आप रख लीजिए। हमारा जो सिरोंज है जो विदिशा के पास ही स्थित था, उसे क्या कर दिया गया, टोंक राजा, टोंक रियासत के राजा से जो है मध्य प्रदेश के पास ले लिया गया और परमानेंट जो है विदिशा जिले का भाग बना दिया गया, ठीक है। तो ये जो है मध्य भारत बी, पार्ट बी में परिवर्तन किए गए। बाकी जितना भी आपने पढ़ा बुंदेलखंड और बघेलखंड का रीजन, बघेलखंड का कुछ ही पार्ट था, वो तो विंध्य प्रदेश में था, लेकिन जो होलकर वाला पार्ट, मालवा और बुंदेलखंड सिंधिया वाला पार्ट आपने पढ़ा, वो संपूर्ण मध्य भारत को 1956 में मध्य प्रदेश में शामिल करके रखा जाता है, ठीक है। इन दोनों बस में परिवर्तन किया गया, तो इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विंध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन आया। विंध्य प्रदेश जो है हमारा, हमने देखा कि कैसे पार्ट बी से पार्ट सी पार्ट पे आ गया था, और ये पार्ट सी का हिस्सा था बाद में 1950 के बाद। 25 जनवरी 1950 डेट आपको ध्यान में रखनी है। इसको क्या कर दिया गया भाई, कंप्लीटली मर्ज कर दिया गया, पूर्ण विलय किया गया। क्या कर दिया गया, पूर्ण विलय, कंप्लीटली जो है कंप्लीटली जो है क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, किसमें, मध्य प्रदेश में 1956 में, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो विंध्य वाला क्षेत्र है, ईस्टर्न वाला जो पार्ट है, बघेलखंड का पार्ट जो है, जहां पर बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर जो है बनाया गया था पार्ट सी विंध्य प्रदेश को, उसको संपूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया, किसमें, 1956 में, मध्य प्रदेश के आधुनिक मध्य प्रदेश को बनाने में, ठीक है। उसी तरीके जब हम भोपाल स्टेट की बात करते हैं, इसे क्या कर दिया गया था, पृथक रखा गया था, इसे भी क्या कर दिया गया, पूर्ण विलय किया गया। क्या किया गया बेटा, पूर्ण विलय किया गया, ठीक है, पूर्ण विलय कर दिया गया। और फिलहाल जो है क्या हो गया, 1 नवंबर जो हमने डेट पढ़ी थी बेटा, 1 नवंबर 1956 को जो है हमारा आधुनिक मध्य प्रदेश, या यूं कहें कि 2000 पहले का मध्य प्रदेश जो है बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब बनकर तैयार हो गया तो सीएम कौन बनते हैं। सीएम बेटा कौन से बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हमारे प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही पसंदीदा और करीबी व्यक्ति थे, ये कहना चाहिए कि करीबी और पसंदीदा व्यक्ति थे। कौन बनते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी बनते हैं। कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल। जो बेटा सीएम किस पार्ट के हुआ करते थे, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे कि जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं वो हमने पहले कहां पर पढ़ा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स जो हमारा वीडियो का है वहां पर आप कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं आपको ध्यान है या नहीं, ठीक है। गवर्नर जो है उस टाइम पे कौन बनाए जाते हैं, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जो है, पट्टाभी सीतारमैया को क्या किया जाता है, गवर्नर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। किसका, 1956 में जो मध्य प्रदेश बना उसका, ठीक है। और हाई कोर्ट के जो जज हैं, मुख्य न्यायाधीश यहां पर लिखा हुआ है, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो हैं बनाए जाते हैं, वो किसे बनाया जाता है, नाम लिखा हुआ है एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं
चीफ जस्टिस जो है बनाए जाते हैं वो किसे बनाया जाता है, एम हिदायतुल्लाह को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट थे जो 1956 की दृष्टि से है। और बेटा कैपिटल तो आपको पता ही है, कैपिटल किसे बनाया जाता है, कैपिटल जो है भोपाल को बनाया जाता है। देखिए भोपाल जो है तब तक क्या हुआ करती थी बेटा, कैपिटल जो है भोपाल क्या हुआ करती थी, सीहोर जिले की, किसकी, सीहोर जिले की जो है तहसील हुआ करती थी, सीहोर जिले की तहसील। ठीक है, जिले की तहसील हुआ करती थी। लेकिन इसे पूर्ण रूप से जिला कब बनाया गया, कैपिटल तो 1956 में ही हमने बना दिया। कब बना दिया, 1956 में ही बना दिया हमने। ठीक है, लेकिन इसे जिला कब बनाया गया, जिला इसे बनाया जाता है, हम बनाते हैं जिला जो है 26 जनवरी, कब, 26 जनवरी 1972, 1972 में जो है 26 जनवरी 1972 को जो है भोपाल को जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाता है, जो कि पहले से ही मध्य प्रदेश की राजधानी थी। इस तरीके से जो है हमने देखा, एक हम मैप बना के दिखा देते हैं कि आपको जो है ये सुंदर सा जो है मध्य प्रदेश बन के हमारा निर्मित हो जाता है। ठीक है, सुंदर सा जो मध्य प्रदेश है वो बनकर जो है निर्मित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जिसमें 1956 में जब मध्य प्रदेश बन जाता है ये, उसमें जो है बेटा उस टाइम पे जो है ये हमारा छत्तीसगढ़ वाला भी पार्ट जो है शामिल रहता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है वो शामिल रहता है। ठीक है, इसकी कहानी अलग है। 1 नवंबर जब हम द्वितीय पुनर्गठन पढ़ेंगे वहां पर हम देखेंगे कि इसका क्या होता है, छत्तीसगढ़ जो है 26वें राज्य के रूप में जो है क्या होता है, अलग होता है। इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक जो है हम 1956 के जो है पुनर्गठन जो मध्य प्रदेश का होना था उसको हमने पढ़ा, देखा, उनके तथ्यों को जो है हमने समझा। मैप के द्वारा हमने देखा कि कौन सा क्षेत्र किस भाग में था, ब्रिटिश के अंतर्गत कैसे इन क्षेत्रों को शामिल किया गया, उसके बाद जो है आजादी के बाद जो है इन क्षेत्रों में कैसे हेड ऑफ स्टेट को रखा गया, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति हो गई। ठीक है, और प्रशासनिक क्षेत्र से जो है इनको सभी को मिलाकर जो है 1 नवंबर 1956 को क्या कर दिया जाता है, मध्य प्रदेश बना दिया जाता है कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आपने मध्य प्रदेश पुनर्गठन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और ये सभी तथ्य जो होंगे आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण शामिल होंगे। ठीक है, हमारा राव एकेडमी एमपीपीएससी और यूपीएससी के कोर्सेस लॉन्च करता है और अभी क्लासेस जो है कंटिन्यू है। इनका बैच ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन या कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पे नंबर पर कॉल करके आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं एमपीपीएससी और यूपीएससी की क्लासेस, जहां पर हम ऑफलाइन में बहुत होलिस्टिकली पढ़ाई करते हैं, सभी तथ्यों को बारीकी से हम अध्ययन करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को क्लिक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।